So today we will be discussing about थ्री चार्ज सिस्टम। थ्री चार्ज सिस्टम के कुछ स्पेशल केस ही खाली हमको डिस्कस करने होते हैं। ठीक है, देखो ये चार्ज सिस्टम करके आपका किसी भी बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ, राइट, कि आपको किसी भी आप बुक में पढ़ोगे तो टू चार्ज सिस्टम, थ्री चार्ज सिस्टम ऐसा नहीं दिया हुआ। बुक में यूजुअली क्या है ना, क्वेश्चंस दिए हुए। मैंने उन सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के रूप में आपको एक बार में समझा दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें परमानेंटली हो जाए, आपके नोट्स में चली जाए। एक बार आपके नोट्स में चली गई तो डेफिनेटली फिर रिवीजन के बाद में ये चीजें बाहर आएंगी। ठीक है, थ्री चार्ज सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, और इनके सारे वर्टाइसेस पे हमने चार्ज रख दिया। लेट अस से कि हमने सब पे प्लस क्यू चार्ज रखा। अब मैं चार्ज जानबूझ कर सेम ले रहा हूं ताकि मेरा कैलकुलेशन जो हो वो इजी हो। और ट्रायंगल भी हम लोग क्या करते हैं, इक्विलेटरल ले लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल भी हमने कैसा ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम मैकेनिज्म समझने की कोशिश कर रहे हैं कुलम्ब्स लॉ का। यानी कि अब जनरल भाषा में अगर बात करें तो हम कुलम्ब लॉ का एप्लीकेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम फोर्स में ये पूरा टाइम लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं ये सारी चीजें स्किप कर जाऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल सेम एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे। तो एक बार यहाँ समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड में दोबारा नहीं समझना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे नोट बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड में दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या पर्पस अभी, इसके मैकेनिज्म को समझना। कौन से मैकेनिज्म को समझना, फोर्स के मैकेनिज्म को समझना। ठीक है, तो हम लोगों ने नॉमेनक्लेट कर दिया। हमने बोला कि ये मेरा चार्ज नंबर 1 है, ये मेरा चार्ज नंबर 2 है, ये मेरा चार्ज नंबर 3। तो अगर हमें नेट फोर्स निकालना किसी भी एक चार्ज पे, लेट अस से हम क्या करना चाहते हैं, हमारा जो पर्पस है वो क्या है, पर्पस है हमारा फाइंडिंग नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2। ठीक है, हमारा जो पर्पस है वो है फाइंडिंग नेट फोर्स ऑन चार्ज 2। ठीक है, राइट, चार्ज नंबर 2 पे हमें नेट फोर्स निकालना। तो देखो अब ये चार्ज 2 पे 3 के कारण फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैंने क्या बताया था, वो लाइन जो इन दोनों चार्जेस को जोड़ रही हो उसी लाइन के अलोंग आउटवर्ड। तो यहाँ पे फोर्स लग गया, इसको हम लिख देते हैं F23, मतलब 2 नंबर चार्ज पे 3 के कारण लगने वाला फोर्स। ठीक है, और F23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। F23 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चार्ज का मल्टीप्लीकेशन यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच का डिस्टेंस ए का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 1 के कारण 2 पे फोर्स। तो 1 के कारण 2 पे फोर्स किधर क्या कैसा लगेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सिव लगेगा। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, जो लाइन इन दोनों जिसको मिला रही है उसी लाइन के अलोंग आउटवर्ड। ठीक है, तो F12 पे 1 के कारण लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। डायरेक्शन तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना है। अगेन देखोगे क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस मतलब ए है तो ए का स्क्वायर। अब हमें दिख रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको हम लोग एफ नाम दे देते हैं, दोनों का नाम एफ हो। अब इस चार्ज 2 पे नेट फोर्स कैसे निकालना, कोई बता सकता है, चैट पे जरा बताओ, चार्ज 2 पे नेट फोर्स कैसे निकालना, चैट पे बताओ फटाफट से, चार्ज 2 पे नेट फोर्स कैसे निकालना। भाई 1 के कारण जो 2 पे लग रहा था वो ड्रॉ कर दिया, 3 के कारण जो 2 पे लग रहा था वो ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा आगे, नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट, बिल्कुल सही, दोनों रिजल्टेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई नेट फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स को जोड़ना पड़ेगा ना। एफ नेट कितना लग रहा है तो जोड़ना पड़ेगा ना, F23 प्लस F21। लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर सम करेंगे, राइट। अब देखो वेक्टर सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि वेक्टर सम करने के लिए हमें इसको इधर लिख देते हैं ताकि हम डायग्राम बना सकें पूरा। ये हो गया F23।
तो हम क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करना पड़ेगा ना पैरेललोग्राम लगाने के लिए, क्योंकि पैरेललोग्राम ही मेरा एनालिटिकल मेथड है। वेक्टर सम के दो ही मेथड तो आपने क्लास 11 में पढ़े, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड है कौन सा? ठीक है, पैरेललोग्राम वाला। तो इनका जो ये डायगोनल आएगा ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा। और ये एंगल कितना होगा? जितना ये एंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये कितना होता है? 60 होता है, तो ये कितना होगा? 60 होगा। तो कुल मिला के एफ नेट में क्या हो जाएगा का मॉड, मतलब एफ नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट F23 का स्क्वायर प्लस F21 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स F23 का मॉड F21 का मॉड कॉस ऑफ थीटा, यानी दोनों के बीच का कॉस। अब यहाँ वैल्यू रखो, हमने इन दोनों को f बोल दिया, तो ये हो गया जी एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस ऑफ 60। तो ये कितना हो गया? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ हो गया कॉस 60 1/2। तो कितना हो गया ये? अंडर रूट 3f स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं √3f। तो एफ नेट कितना लगा? फोर्स। एफ नेट का फोर्स एक्चुअली कितना लगा? √3। और एफ की वैल्यू कितनी है? रख दो यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच का डिस्टेंस ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आप सबको समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ रही है क्या? जरा सा हैंड रेस करोगे, हाथ में उठा के बताओ जरा। ये जो मैंने किया है सबको समझ में आ रहा है क्या? बहुत आसान सा काम किया। ठीक है, बहुत ही आसान सा काम किया है हमने। ठीक है, कुछ नया नहीं किया। सबको समझ में आएगा? जरा सा हैंड रेस करते जाओ बेटा। हैंड रेस का ऑप्शन है आपके पास, जरा हैंड रेस करते जाओ। हमने नेट फोर्स निकाल लिया, तो बड़ा आसान सा काम। भाई यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स है, इन दो पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ कर दी, और लग किस पे रहे? चार्ज नंबर 2 पे लग रहे हैं। तो चार्ज नंबर 2 पे नेट फोर्स का डायरेक्शन निकल गया मेरा, पैरेललोग्राम लगा के वेक्टर सम कर दिया मैंने। वेक्टर सम किया तो मेरा नेट फोर्स आ गया। सवाल ये तो कैलकुलेशन का था, ये बहुत इजी था, ये तो आपने कर लिया, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ शुरू होती है? जब मैं आपसे अगला सवाल पूछूं कि क्या चार्ज नंबर 2 इक्विलिब्रियम में है? क्या चार्ज नंबर 2 इक्विलिब्रियम में है? यस और नो? चार्ज नंबर 2 मेरा इक्विलिब्रियम में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को नेट फोर्स मिल रहा है ना। नेट फोर्स अगर मेरा जीरो होता तो इक्विलिब्रियम में होता। अगर मेरा नेट फोर्स जीरो होता तो इक्विलिब्रियम में होता। ठीक है, अगर मैं चार्ज नंबर 1 पे नेट फोर्स लगाऊंगा तो चार्ज नंबर 1 पे मेरे नेट फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है, बाहर की तरफ। अगर चार्ज नंबर 3 पे लगाऊंगा तो चार्ज नंबर 3 पे मेरे नेट फोर्स की डायरेक्शन ऐसी रहेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अजीब सी चीज बताने वाला हूं जो बिना कैलकुलेशन किए समझ में आती है। बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, और क्लास 11 से रिलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसा तो किताब में लिखा ही नहीं, बताइए, तो चैलेंज देता है। ठीक है, मैं जो फिजिक्स पढ़ाऊंगा वो हमेशा ज्यादा एनालिटिकल पढ़ाऊंगा। कैलकुलेशन सब हो जाता है, मैथ्स की चिंता नहीं होती मेरे को। तीनों फोर्स की डायरेक्शन देखो भाई, एक मैंने निकाल लिया। पहली तो ये है कि जो नेट फोर्स आपका चार्ज नंबर 2 पे लग रहा है, जो नेट फोर्स आपका चार्ज नंबर 1 पे लगेगा, जो नेट फोर्स आपका चार्ज नंबर 3 पे लगेगा, ये तीनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। होगा कि नहीं? जल्दी यस और नो बताओ। क्या इसको कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत है? क्या इसको कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत है, या इतना आपका कॉमन सेंस काम कर रहा है? ठीक है ना? जल्दी से हैंड रेस करके बताओ, जो मैंने बात बोली वो समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अगर नहीं आई किसी को, मैं हर पॉइंट पे 1-1 मिनट का आपका ब्रेक ले रहा हूँ, बड़े आराम से रुक रहा हूँ। ठीक है, आपको जिसको जो डाउट है यहाँ पूछते जाओ। डाउट को मन में नहीं रखना है। ठीक है, डाउट को मन में नहीं रखना है ना। मन में सिर्फ माता रानी होनी चाहिए। अभी नवरात्रे चल रहे हैं।
बाकी डाउट सारा मेरी तरफ फेंक दो भाई। हर जगह कंडीशन यही निकल के आएगी ना। आप जब यहाँ पे मान लो अगर मैं इसकी जगह मैं बोल देता मेरा पर्पस है फाइंडिंग नेट फोर्स ऑन चार्ज 3, तो जो डायग्राम हमने यहाँ बनाया आप यहाँ बना रहे होते, यहाँ बनाते तब भी आप देखो एक फोर्स इधर जाता एक फोर्स इधर जाता, रिजल्टेंट आप देखते तो यही आता बीचों बीच। ठीक है, कहाँ मैंने डायरेक्शन बनाया, यहाँ करते तो भी वही चीज होता। एंगल सारे 60 डिग्री है, सबका मैग्नीट्यूड सेम आना है। ठीक है, सबका मैग्नीट्यूड यही आएगा। ठीक है, जब इन्हें हम लोग बढ़ाएंगे पीछे की तरफ, ये वाली लाइन को जब मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, ठीक है, ये वाली लाइन को मैंने अगर पीछे की तरफ बढ़ाया तो वो एक पॉइंट पे कट करेंगे तीनों फोर्सेस। जो लाइन ऑफ एक्शन तीनों एफ नेट का है वो एक पॉइंट पे कट करेगा। कोई मुझे बता सकता है वो पॉइंट कौन सा, वो पॉइंट कौन सा होगा? चैट पे बताओ। क्वेश्चन समझो दोबारा सा। क्या बोला मैंने? मैंने आपको ये बोला कि भाई अगर जो मैंने नेट फोर्स का डायरेक्शन तीनों चार्ज पे लगाया है वो अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा ट्रायंगल का? क्योंकि ट्रायंगुलर शेप है ना, वो पॉइंट होगा ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। ठीक है, और वो पॉइंट सेंट्रॉइड क्यों है, क्यों सेंट्रॉइड पे जाके कट कर रहा है? अगर इसका जवाब किसी ने दे दिया तो मैं बोलूंगा वो फिजिक्स समझा है क्लास 11 की। क्यों वो सेंट्रॉइड पे कट कर रहे हैं तीनों फोर्सेस? सेंट्रॉइड पे वो तीनों फोर्सेस क्यों कर रहे हैं? ज्योति का कहना है कि सर वर्टाइसेस आर एट द सेम डिस्टेंस, फिजिक्स की भाषा में। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपका ये जवाब भी गलत नहीं है, लेकिन एक थोड़ा लेवल और आगे बढ़ाओ। क्यों वर्टाइसेस जो है तीनों फोर्सेस, जो तीनों फोर्सेस का नेट फोर्स का डायरेक्शन लगाया हमने, जब उन्हें हम लोग पीछे खींच के ला रहे हैं तो वो सेंट्रॉइड पे कट कर रहे हैं। सेंट्रॉइड पे कट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है, तीनों चार्ज और मास सेम है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंट्रॉइड पे होगा। ये बात जो टीचर तुम्हें समझा पाए समझ लेना, वही जेई एडवांस की फिजिक्स पढ़ाता है। ठीक है, यही छोटे छोटे पॉइंट से बड़े क्वेश्चन निकलते हैं। इसे नोट्स में डालो, ये पॉइंट से नोट्स में डालने वाले, क्योंकि ये बुक्स में ना लिखे और ये कोई ना समझाने वाला आपको। चलेंगे, ये जो सेंट्रॉइड है यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। समझो बात को, बाकी गहराई समझो। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। और याद करो जो हमने सेंटर ऑफ मास क्लास 11 में निकाला था ऐसे ही 3 मास सिस्टम करके। अगर नहीं याद, वीडियो जाके देखो, वीडियो में भी है वो सब। 3 मास सिस्टम हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था और तब मैंने आपको क्या बोला था कि ये सेंट्रॉइड पे आएगा। इसका मतलब यहां से मैं एक और रिजल्ट निकाल सकता हूं, एक और रिजल्ट निकाल सकता हूं। ठीक है, क्या रिजल्ट निकालता हूं मैं? वो रिजल्ट आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, और मैं जो रिजल्ट निकालूंगा वो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, जो मैं रिजल्ट निकालूंगा वो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। राइट, यस, how this point system will be in equilibrium, about the centroid system will be in equilibrium. ठीक है, about the centroid the system will be in equilibrium, ये आपको समझना जरूरी है। अब इसको हम लोग रीवर्कआउट करते हैं जरा सा। ठीक है, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, राइट, मैंने यहाँ पे तीनों चार्ज सेम रखे प्लस क्यू। ट्रायंगल मेरा कैसा है जी? इक्विलेटरल है। ट्रायंगल मेरा कैसा है? इक्विलेटरल है। ठीक है, देखो कुछ बहुत अलग है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग है, रोटेशनल अलग है। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी का जो कंजर्वेशन और मोमेंटम वाला पार्ट है अलग है। पूरी फिजिक्स बस इन 3-4 टॉपिक के अराउंड ही घूमती है। ये समझ में आ गए तो बाकी टॉपिक में दम नहीं लगता। ठीक है, एंड आई हैव सीन सो मेनी यूट्यूब वीडियोस विद सो मेनी नेम्स, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी यहाँ पे। ठीक है, बट सेंटर ऑफ मास समझाया ही गलत हुआ है उसमें। आप आप ना हायर लेवल क्वेश्चन पे फंस जाओगे अगर आपने कॉन्सेप्ट को तगड़ा नहीं करोगे। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके सेंट्रॉइड पे प्लस कूलम का टेस्ट चार्ज रख दूं, कहां पे रखा मैंने? सेंट्रॉइड पे।
ये साइड ए है मेरा, ठीक है, और मैंने टेस्ट चार्ज कहाँ रखा, सेंट्रॉइड पे रखा। और मैं अब चाहता हूं कि टेस्ट चार्ज इज एट सेंट्रॉइड, ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है, नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, इस 1 कारण निकालोगे, इस 2 के कारण निकालोगे, इस 3 के कारण निकालोगे, ठीक है, समझो जरा बात, है ना, बिल्कुल जीरो आएगा, बिल्कुल जीरो आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो फिजिक्स का एनालिसिस है ना, वो मेरे को बता रहा है कि वो जीरो होना चाहिए। अगर उसी जगह पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं इंटरनल फोर्स ले रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं इंटरनल फोर्स ले रहा हूँ, चार्ज आपस में लगा रहे हैं एक दूसरे पे, और उसी जगह पे आपका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, राइट, उसी जगह पे आपका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो आपको पता है सेंटर ऑफ मास में अगर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा अपनी पोजीशन शिफ्ट करता ही नहीं है, तो उस पर नेट फोर्स हो ही नहीं सकता, वो तो इक्विलिब्रियम में रहना ही चाहिए। तो आप डायरेक्ट बिना कैलकुलेट किए लिख सकते हो कि वहां फोर्स जीरो आएगा, बट एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो देखो 1 वाला इस पे फोर्स कैसा लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। अब मैंने इसे टेस्ट चार्ज बोला है, मैं इसको ओ नाम दे देता हूँ सेंट्रॉइड का, तो ये क्या हो गया, ओ पे 1 के कारण लगने वाला फोर्स, ठीक है। 2 वाला किधर लगाएगा, रिपल्सन लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसको मिला लो 1 से, ऐसे डॉट करके मिला लो ताकि कैलकुलेशन इजी है, ठीक है। किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। अब मैं इसको लिख देता हूँ ओ पे 2 के कारण लगने वाला फोर्स। 3 वाला किधर लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा, ठीक है, ओ पे 3 के कारण लगने वाला फोर्स, ठीक है। अब देखो एफ ओ वन, और ये जो सारे डिस्टेंस होंगे आर, आपको पता है ना यहाँ पे सरकम सेंटर है, ये सेंट्रॉइड जो है वो कहां से बन रहा है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इस पॉइंट से वर्टाइसेस का डिस्टेंस सेम होता है, इतना ज्योमेट्री 9-10 में सब पढ़ के आए, चाहे पीसीएम के चाहे पीसीबी के। तो देखो F01, ठीक है, F02 और F03 तीनों का मॉड सेम होगा, ठीक है, इसको मैं F बोल देता हूँ। और कितना होगा ये, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू 1, किसी भी एक से निकाल लो Q, और इसका नंबर कितना 1 है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच का डिस्टेंस मैंने R ले लिया तो R स्क्वायर, ठीक है। अब ये एंगल कितना होगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंडिंग नेट फोर्स ऑफ F01 एंड F02, F01 और F02 का नेट फोर्स निकालो। तो यहां से पैरेललोग्राम आप बनाओगे, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, इसको मैं बोल देता हूं F डैश। तो F डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट F01 का स्क्वायर प्लस F02 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F01 F02 कॉस थीटा, थीटा कौन सा है, ये एंगल जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। अब मैंने इसकी वैल्यू रखी है एफ स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों भी एफ स्क्वायर कॉस, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एंगल बता सकता है कोई कितना होगा, चैट बताओ फटाफट, सिंपल ज्योमेट्री 9-10 में पढ़ के आए हो, फटाक से बता दो कितना होगा एंगल में, जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना, जल्दी जल्दी। 120, बिल्कुल सही, 120 डिग्री का एंगल होगा, तो कॉस 120, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2 f स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू होती है -12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ। इस डायरेक्शन में एफ जा रहा है ना, और इस डायरेक्शन में एफ जा रहा है, नेट रिजल्टेंट एफ रिजल्ट नेट एफ नेट कितना हो जाएगा, देखो F01 प्लस F02 प्लस F03, तीनों का वेक्टर सम हो गया ना। F01 02 का देखो डायरेक्शन ऊपर की तरफ F है, और F03 का डायरेक्शन नीचे की तरफ F है, F ही तो आपने लैंडेड किया था, कट गया, कितना आया, 0 आया, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 लग रहा है। ये तो मैथमेटिकल प्रूफ है, ये मैथ से हमने कर दिया, लेकिन इसके लिए मैथ्स करने की जरूरत नहीं। इफ यू रियली वांट टू क्लियर आईआईटी टिल एडवांस लेवल, तो ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में पक्का बैठना चाहिए, आपको इस तरीके से फिजिक्स को सोचना पड़ेगा, अगर नहीं सोच रहे हो तो दिक्कत। और मेंस में भी क्वेश्चन इजी नहीं आती, इवन नीट में भी इजी नहीं आती, कंपटीशन का मतलब ही है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, कंपटीशन का मतलब ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा सीधे सीधे, और एनसीईआरटी में कौन से इजी दिए होंगे, आप एनसीईआरटी सॉल्व करके देखो, राइट। तो ये जो मैंने अभी पॉइंट बताए ये आपके नोट्स में आने चाहिए, इसको हाईलाइट करके नोट्स में डालो, ये एनालिसिस किताबों में अवेलेबल नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग, चाहे जितने आपको यूट्यूब देखना देख लो, कहीं मिल जाए तो मुझे बताना, ठीक है।
इसलिए मैंने पहले ही लिखा था थ्री चार्ज सिस्टम का मैकेनिज्म, हम उसकी पूरी चीर फाड़ करके पूरा होंगे इसको। तो सेंटर ऑफ मास जहां पे है वहीं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है, और वहीं पे आपका नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाथ पांव उठा के जरा कंफर्म करो। नहीं सब, जिसको नहीं समझ में आया पूछते जाओ दोबारा, ठीक है, जिसको समझ में आया जरा हैंड रेस करके बताते जाओ। राइट, मजा आया कि नहीं आया? कुछ नया सीखा नहीं सीखा? हर क्लास में देखो, हमारा तो सिंपल रूल होता है, हर क्लास में आपके पास में कुछ टेक अवे होना चाहिए, जिसको आपको ना थोड़ा सा क्लास को याद करके आपको प्राउड फील हो कि हाँ यार ये बढ़िया चीज थी, मतलब ना ये नहीं सुना था कभी, ऐसा भी होता है। तो वो आपको मिलना चाहिए हर क्लास में। राइट, मैंने आपको ये बोला कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है, अगर हम लोग तीन मास सिस्टम लेते हैं ना, इस तरह से मैं बना दूं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और मैं बोलूं यहाँ मेरा मास m है, यहाँ मेरा मास m है, यहाँ मेरा मास n, तो इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास आता है वो सेंट्रॉइड पे आता है, ठीक है, सेंट्रॉइड पे आता है। कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए क्लास 11 के अगर बैच में आप एडेड हो तो आप वीडियोस अवेलेबल है, जाकर के देखो, बहुत डिटेल में मैंने सेंटर ऑफ मास कराया, ठीक है। अदरवाइज आप न्यू स्टूडेंट है तो वेट फॉर सम टाइम, वी विल स्टार्ट मैकेनिक्स पैरेलली। मैकेनिक्स पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि मैकेनिक्स फिजिक्स का बेस है। अगर मैकेनिक्स तगड़ा नहीं है तो बाकी फिजिक्स समझने में दिक्कत होती है। मैकेनिक्स में पैरेलल कराऊंगा आपको, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से दोबारा कराऊंगा रोटेशन, कॉम्पिटिशन के लिए भी जरूरी है। तो ये सेंट्रॉइड पे होता है। और हमने चार्ज की पहली क्लास में डेफिनेशन बनाई थी कि चार्ज बिना मास के चार्ज को डिफाइन करना बेवकूफी है, ऐसा कुछ होता ही नहीं, बिना मास के चार्ज नहीं होता। अगर हम सेम चार्ज बोल रहे हैं इसका मतलब हम सेम मास भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो यार इन मासेस का सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे है, तो अगर सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे है और मैं ये बोलूं कि जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज एक दूसरे पे लगा रहे हैं, वो इंटरनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है भैया इनका आपस का निजी मामला है, वो इंटरनल फोर्स। और न्यूटन्स लॉ ये बोलता है कि अगर किसी बॉडी पे इंटरनल फोर्स खाली लग रहा है, एक्सटर्नल नहीं लग रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो सकता। अगर सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं कोई चार्ज रख दूं +1 कूलम, या कुछ भी रख दूं, +1 ना रख करके मैं Q रख दूं, कुछ भी रख दूं, पॉजिटिव रख दूं, नेगेटिव रख दूं, एनी मैग्नीट्यूड, उस पर नेट फोर्स जीरो ही लगेगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ भी तो फॉलो करवाना है। अगर मास है तो न्यूटन्स लॉ भी मेरा फॉलो होना चाहिए, राइट। वही चीज मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली आपको प्रूव करके दिखाई। द सेम थिंग आई प्रूव मैथमेटिकली ऑल्सो, बिल्कुल मैंने प्रूव करके आपको दिखाया, देखिए वेक्टर सम करोगे जीरो मिलेगा। इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन? जस्ट रेज योर हैंड एंड एक्नॉलेज प्लीज। आपको करना क्या है, ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इफ यू रियली वांट टू गेट सेलेक्टेड एंड यू कंसीडर योरसेल्फ अ गुड स्टूडेंट, तो पिछले साल बहुत से लोगों को परेशानी आई कि यार ऑनलाइन क्लास में मजा भी बहुत आता था, टेस्ट वेस्ट भी ठीक ठाक हो गया, सब कुछ हुआ यार, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्लास 11 में उतने परसेंटेज नहीं बना। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि जिस लेवल पे बैकएंड प्रैक्टिस करनी थी वो आप नहीं कर रहे। समझो बात, क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही है, क्लास में मजा बहुत आ रहा है, लेकिन इन चीजों का रिवीजन करना पड़ेगा, और सीजन को पक्का करने के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे नहीं ढूंढना है, ये भी अपने आप के साथ में प्रॉमिस करना पड़ेगा। अगर डाउट आता है तो मेरा ही सिर खाना, बम मेरे ऊपर ही फोड़ना, अपनी सारी परेशानियां आपको मेरे को हैंडओवर कर देना। आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर अगर आपको नमक वाली गोली भी दे देगा ना तो आप ठीक हो जाओगे, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, क्योंकि पहले दिन हमें बिलीफ होता है कि डॉक्टर के पास आ गए यार आप ठीक हो जाएंगे, राइट। तो वाकई यहाँ भी वही काम करना है। जब तक वो बिलीफ सिस्टम नहीं होगा ना तब तक फिर क्लास के रिजल्ट नहीं आएंगे, जो पिछले साल भी आपके साथ में हुआ होगा कई लोगों के साथ, आई एम नॉट श्योर बट हुआ होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो वो
जो है वो आपके एंड का वर्कआउट है, वो मेरे एंड का वर्कआउट है, मेरे एंड का वर्कआउट मैं परफेक्ट करूंगा, दैट आई कैन गारंटी। चलो, हाँ ऋषल देखो, सेंटर के चार्ज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई भी मैग्नीट्यूड ले लो, उससे आपके बाहर के चार्जेस पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यस, ज्योति ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सर अगर मास ले रहे हैं तो ग्रेविटेशन वाले फोर्स को हम लोग क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर कर रहे हो, ग्रेविटेशन का फोर्स कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स भी तो लगा रहे होंगे, लगा रहे होंगे, लगाने दो। आपसे क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला कि आप मेरे को नेट फोर्स बताओ, आपसे बोल रहे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो। आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स के, अरे ग्रेविटेशन फोर्स से ही तो हमें पता चला कि सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड पे। और पिछले साल याद करो ग्रेविटेशन में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, अगर आप याद हो तो। सॉरी, तो नए बच्चे हैं, शायद थोड़ा सा पकड़े होंगे अभी, बट बस हम लोग एक इसके मैं डाउट का आंसर कर दूं, ठीक है उसका चलते हैं। यहाँ मास m है, यहाँ मास m है, यहाँ m है। अगर मैं इसको इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, याद है मैंने कराया था। चैट में बताओ, फटाफट बताओ, अगर मेरे को इन क्लासेस को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखना है तो क्या करना पड़ता है। रिवॉल्व कराना पड़ता है, किसके अबाउट रिवॉल्व कराते थे, सेंट्रोइड के अबाउट। और अंदर हम लोग mv² लगाते थे, वहां से टाइम पीरियड निकालते थे, याद करो। आपको बिल्कुल लग रहा है, मैं ये नहीं बोलता ग्रेविटेशन नहीं लग रहा है, लेकिन अभी उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, या उसको क्यों छेड़ रहे हो। ठीक है, जहां पे दोनों का इफेक्ट आएगा वहां पे मैं आपको खुद बताऊंगा कि कैसे पैरेलली सॉल्व करना है, राइट। डोंट वरी अबाउट दैट। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं फोर चार्ज सिस्टम पे। चार चार्ज होंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये लास्ट है। अब बोलोगे सर आप बढ़ते ही रहोगे, 4 5 6, नहीं, चार के बाद आगे नहीं बढ़ेंगे। चार तक में आप सीख चुके होगे कैसे प्रोसेस होता है, तो 5 6 आप खुद ही कर लोगे। फोर चार्ज सिस्टम में चलते हैं, कैसे करें काम। तो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम लोग जो शेप लेंगे वो स्क्वायर लेंगे। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम जो शेप लेंगे वो स्क्वायर लेंगे। साइड इसकी ए लेंगे, चार्जेस की वैल्यू इक्वल है और सारे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। पर्पस जो है हमारा वो है चार्ज 3 पे नेट फोर्स निकालना, ठीक है। अब देखो 3 पे इस 4 के कारण किधर लगेगा, इधर की डायरेक्शन में क्या होगी वैल्यू, 3 पे 4 के कारण फोर्स। 2 पे 3 के कारण फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, क्या होगी वैल्यू 3 पे 2 के कारण फोर्स। पहले क्या देखो, जो 3 पे फोर्स के कारण फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, जरा पहले ये देखते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर 1 पे भी तो लगेगा 3 के कारण, लगाएंगे लगाएंगे धीरे धीरे उसको भी लगाएंगे, ठीक है। पहले 3 पे 4 के कारण का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, इस डायरेक्शन पे इसका चार्ज क्यू, इसका चार्ज क्यू, तो क्या हो गया Q² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बीच का डिस्टेंस a²। F32 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 3 पे 2 के फोर्स, 2 इधर है 3 इधर है, तो कितना हो गया Q² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a²। यार ये दोनों को तो F लिख सकता हूँ मैं, दोनों की वैल्यू सेम। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देख लेते हैं, पहले पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ F'। तो F' की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, ठीक है। F' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री पे दो वेक्टर का सम निकालना होता है, जैसे ये मेरा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, इसका सम निकालना है मुझे रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कितना होता है √a² + b²। ये 11th क्लास में सीख के आए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √F34 के मॉड का स्क्वायर प्लस F32 के मॉड का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, √F² प्लस F²। F' की वैल्यू कितनी हो गई √2F। यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, F' इज √2
एफ की जगह कर लो क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ, अभी तो आपने दो फोर्स ही लिए। अब जो तीसरा फोर्स है, करना क्या होता है, सबसे पहले इनके बीच की लाइन को जोड़ो, क्योंकि फोर्स इस लाइन के अलोंग ही लगेगा, किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। और क्या होगी वैल्यू, एफ 3 पे 1 के कारण लगने वाला फोर्स, तो एफ 3 पे 1 के कारण लगने वाला फोर्स कितना हो गया, मैग्नीट्यूड क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये √2a, डायगोनल कितना होगा स्क्वायर का, √2a का स्क्वायर। अब मैं एफ नेट निकालूंगा, तो एफ नेट क्या हो जाएगा आपका, F34 प्लस F32 प्लस F31, तीनों का वेक्टर सम। F34 F32 का वेक्टर सम आपने एफ डैश निकाल लिया ऑलरेडी, देखो ना, तो एफ डैश प्लस F31, डायरेक्शन देखो दोनों एक में, डायरेक्टली ऐड कर दो उठा के। एफ डैश की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, आपने निकाला था √2 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस F31 की वैल्यू कितनी है, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं एफ नेट, एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, कॉमन निकाल लो, अंदर आपका बचेगा √2 प्लस 1/, ठीक है। इज दिस कैलकुलेशन क्लियर, जरा एक एक स्टेप एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। चारों ही चार्ज के फोर्स सेम लगेगा, क्योंकि हमने स्क्वायर शेप लिया हुआ है, सबकी वैल्यू की क्यू ली हुई है। मैंने एफ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाया, मैंने F3 पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाया, आप 2 पे कर लो, 4 पे कर लो, 1 पे कर लो, आपको वैल्यू सेम मिलेगी, वैल्यू अलग अलग नहीं मिलेगी, राइट। ये समझ में आया क्या, जरा फटाफट से एड्रेस करके बताओ, कितने प्रतिशत भारतीयों को समझ में आ गया है? और जिन्हें नहीं आया उन्हें कहाँ दिक्कत है वो भी जरा बताओ। अब देखो, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अब मुझे बताओ कि इस सिस्टम में, फोर्थ चार्ज सिस्टम में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, चैट बॉक्स में बताओ मुझे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, ज्योति का आंसर आ गया, और कोई, फोर चार्ज सिस्टम का, अभी थ्री चार्ज में मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट समझाया बहुत डिटेल में, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा। बिल्कुल सही, ऋषल का जवाब भी सही है, मैं का भी सही है, और बाकी लोग, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, दोनों डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख लूँ या कोई भी चार्ज रख लूँ, उस पर नेट फोर्स आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप वहाँ पे नेट फोर्स जीरो एक बार मैथमेटिकली प्रूव करके देखें, ठीक है। ये आपके लिए मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इस होमवर्क को आप नोट कर लो जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं, राइट। आपको मैथमेटिकली ये प्रूव करके देखना है इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा, राइट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो सब्जेक्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊं, देखो फिजिक्स ऐसा है कि अगर एक बार समझ में आ गया ना, तो फिजिक्स में ना ज्यादा कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट है खाली, छोटे 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 कॉन्सेप्ट का कंपाइलेशन। अगर वो कंपाइलेशन का सीक्वेंस आपको समझ में आने लगा, तो ये एक ऐसा है कि जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अगर फिजिक्स से कॉन्सेप्ट क्लियर जिस टॉपिक के ना, वो आपसे बनेगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और सही बनेगा, ये पूरा सही करा के देगा, पक्का दोस्त है। लेकिन कोई पक्का दोस्त कब बनता है, पक्का दोस्त बनाने के लिए डिमांड क्या होती है सबसे ज्यादा,
आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो क्या सबसे ज्यादा शेयर करते हो आप उसके साथ? हम्म, बताओ जल्दी से चैट पे, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सबसे ज्यादा क्या शेयर करते हो? एग्जैक्टली, टाइम। टाइम तो देना पड़ेगा। आप सोचोगे 2 घंटा पढ़ के फिजिक्स हो जाए तो नहीं। मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को अपने बोलता हूँ कि फिजिक्स को 7 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जेई एडवांस भी निकालना है तो आप हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन रखो, लेकिन जो स्लॉट रखोगे वो मिनिमम 4 से 5 घंटे का होना चाहिए। अगर आप 1 से 1.5 घंटा फिजिक्स को दे रहे हो तो आप पक्की दोस्ती कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो फिर हाई हेलो वाली फ्रेंडशिप ही रह जाएगी। और हाई हेलो वाली फ्रेंडशिप जरूरत के टाइम काम नहीं आती है ना। तो फेसबुक फ्रेंड ही बन जाएगा आपका, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। रियल फ्रेंड बनाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो हफ्ते में 3 दिन का स्लॉट फिक्स कर लो। सेल्फ स्टडी का बता रहा हूँ मैं, क्लासेस का नहीं। लेकिन वो स्लॉट 4 से 5 घंटे का मिनिमम होना चाहिए। आपका पसीना छूटना चाहिए उसमें। ठीक है, आपकी दोस्ती पाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक ये क्वेश्चन देखो, फोर्थ चार्ज सिस्टम का क्वेश्चन है ये, राइट। इस जगह पे आपका प्लस स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है ये स्क्वायर, साइड ए ले लेते हैं। इसके अपोजिट यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे कैपिटल क्यू। ठीक है, आपको बोलता है कि डी इज इन इक्विलिब्रियम। डी जो है वो इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है और उसके पहले ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, पहले मेंस में आया था, 2016 में बोर्ड में आया था। अब ये इक्विलिब्रियम में है, डी वाला जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम में है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये क्यू बाई क्यू के मॉड की वैल्यू क्या होगी। करना कुछ नहीं, जो अभी तक कर रहे थे वही करेंगे। अब देखो डी पे पहले हम फोर्स निकालते हैं, लेकिन अभी आपको ना ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं पोलैरिटी नहीं लिखी। और अगर सबको पॉजिटिव पोलैरिटी लोगे तो डी पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम बोलते हैं कि यार ये जो मेरा स्मॉल क्यू है ना, ये नेगेटिव चार्ज है। हम ये अज्यूम करते हैं कि सर जो मेरा स्मॉल क्यू है ना, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है। बी पॉजिटिव, नहीं आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। सी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, ठीक है, व्हेन आई हेट द वर्ड पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज एवरीवेयर आई एम लिसनिंग दैट समवन इज गॉट पॉजिटिव, तो मेरे को उससे दूर जाना पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा जो पॉजिटिव वर्ड है ना आजकल, वो ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो कि ये हम सी को माइनस चार्ज दे लेते हैं, दोनों सी। हम कोशिश ये करते हैं कि जो क्वांटिटी दी हुई है, जैसे प्लस क्यू है, इन दोनों का हम पॉजिटिव। मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं होगा, जस्ट ट्रायल है, करके देखते हैं। अब देखो इस पॉजिटिव नेगेटिव के कारण डी पे फोर्स निकालना है हमें। तो हमेरा जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, डी पे ए के कारण फोर्स। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के कारण आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा डी पे सी के कारण फोर्स। ठीक है, पहले इन दोनों का हम वेक्टर सम निकाल लेते हैं। इसको हम लोग करेंगे तो इसे हम दे देते हैं एफ। ठीक है, अब सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं कि डी पे सी के कारण कितना फोर्स लगेगा, इसकी मॉड वैल्यू क्या होगी। तो क्या हो जाएगा, देखो Q इंटू क्यू। मैंने कल भी बताया था कि जब आप लोग मॉड वैल्यू और मैग्नीट्यूड लिख रहे हो उस समय आपको ये माइनस प्लस नहीं लिखना है, क्योंकि इस माइनस प्लस के हिसाब से तो आपने ऑलरेडी डायरेक्शन बना दिया ना, तो वापस उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। सिमिलरली डी पे ए के कारण जो फोर्स लग रहा है ये कितना हो जाएगा, तो ये देखो कितना हो गया, Q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। इसको भी एफ बोल दो, इसको भी एफ बोल दो। तो इनका जो एफ डैश है वो कितना हो गया कि एफ डी सी प्लस एफ डी ए का वेक्टर सम। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एफ डी सी के मॉड का होल स्क्वायर प्लस एफ डी ए के मॉड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, एफ डी सी की वैल्यू एफ रखी है आपने,
तो ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। तो एफ डैश की वैल्यू हो गई मेरी √2f, ठीक है। और एफ की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये एफ डैश है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम इस बी के कारण इस पे फोर्स लगाते हैं डी पे, तो देखो ये भी पॉजिटिव फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा और अलोंग द डायगोनल होगा, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो गई, एफ डी पे बी के कारण फोर्स। तो डी पे जो बी के कारण फोर्स लग रहा है इसका मॉड वैल्यू क्या हो जाएगा जी, ठीक है। ये हो गया √2a, तो कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 4, अब ये दोनों चार्ज प्लस क्यू हो गया ना, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच का डिस्टेंस √2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपको बोल रहा है नेट फोर्स 0 है, आपको साफ साफ अब डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि यार मेरा एफ डैश और एफ डी बी, ये भैया इन दोनों का मॉड आपस में इक्वल होना चाहिए, इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी डी का नेट फोर्स 0, तभी डी मेरा इक्विलिब्रियम में आएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ डैश की वैल्यू आपने कितनी निकाली, √2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले कैंसिल कर दो, एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो गई, ठीक है। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया 2√2 स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। आपको क्या पूछा है, स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू का मॉड वैल्यू पूछा है, कितनी आ जाएगी 1/2√2, ठीक है। तो आप जब एग्जाम में इसे सॉल्व करोगे तो आपको दोनों ही चीजें बतानी पड़ेंगी, पहला तो पोलैरिटी बतानी पड़ेगी, पोलैरिटी यहाँ पे डाइसी है, आप चाहो तो दोनों स्मॉल क्यू पॉजिटिव और कैपिटल क्यू को भी नेगेटिव ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे मैंने किया है उसका जस्ट अपोजिट, तब भी यही रिजल्ट आएगा, राइट। अभी आपका रिजल्ट जो है वो यही आएगा, है ना, 1/2√2। इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू जस्ट रेज योर हैंड, अगर किसी का कोई डाउट है कुछ है तो मेरे से पूछो। पहले एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, जैसे मैंने बोला कि ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया है, रिपीट भी हुआ है सीबीएसई में, मेंस में एक बार आया हुआ है, ठीक है। फोर्स, अगर मेरे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बात करोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि फोर्स वाले जो क्वेश्चन है वो नीट में ज्यादा आते हैं, फोर्स वाले जो क्वेश्चन है वो नीट में ज्यादा आते हैं, ठीक है। वो आपके मेंस में नहीं आते, मेंस में थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन फील्ड का जो स्टार्ट है, चार्ज मैंने आपको बताया ना, आप ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो चार्ज में कि जो कैपिटल क्यू है वो पॉजिटिव है और स्मॉल क्यू नेगेटिव है, और उल्टा ही बता सकते हो कैपिटल नेगेटिव है स्मॉल क्यू पॉजिटिव, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। और ये मुझे नहीं पता कैसे हो रही है, आपको खुद से विजुअलाइज होना चाहिए फटाफट, ये आपको खुद से विजुअलाइज होना चाहिए फटाफट, ठीक है। अपोजिट पोलैरिटी को मल्टीप्लाई करके हमने पॉजिटिव नहीं किया बेटा, फोर्स को डिफाइन कर रहे हो ना आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर क्यू इंटू क्यू को आपने पॉजिटिव लिखा, इसको नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, राइट। एम आई क्लियर, आपका क्वेश्चन यही है। आप बहुत मतलब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, ठीक है। समझने की कोशिश करो, आपको वेक्टर ड्रॉ करना है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव फिजिक्स में डायरेक्शन डिफाइन करता है ना, डायरेक्शन तो ऑलरेडी ड्रॉ कर रहे हो ना यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड में वो चीज मैं क्यों लेकर के आऊंगा, मैग्नीट्यूड में उसकी क्या जरूरत है, स्केलर फॉर्म थोड़ी डिफाइन कर रहे हैं हम, वर्क थोड़ी डिफाइन कर रहे हैं हम कि मुझे पॉजिटिव नेगेटिव में वर्क दिखाना पड़ेगा, हम तो वेक्टर फॉर्म डिफाइन कर रहे हैं। तो जब मैंने यहाँ डायरेक्शन ऑलरेडी बना दिया कि भाई ये अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है,
तो नेगेटिव साइन वही तो दिखाता है ना कि अट्रैक्ट करेंगे। ऑलरेडी मैं यहाँ बना रहा हूँ और यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन बना रहा हूँ सारी, तो मुझे मैग्नीट्यूड में उसको दिखाने की क्या जरूरत है? मैग्नीट्यूड तो थोड़ी दिखाऊंगा। नेगेटिव साइन इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। व्हाट डू वी मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज? आपको चार्ज देख करके, आप मान लो अगर चार्ज को विजिबली दिखाएं तो आपको देख के थोड़ी समझ में आएगा ये हरे रंग वाला है तो पॉजिटिव है, नीले रंग वाला है तो नेगेटिव, ऐसा थोड़ी। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव है। तो उनका बिहेवियर कहाँ पता चलेगा? अट्रैक्शन और रिपल्शन में पता चलेगा, वो तो हम डायग्राम में बना रहे हैं, राइट? वो तो हम डायग्राम में शो कर रहे हैं उसको बहुत डिटेल में, ठीक है? इज इट क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू? फिजिक्स टाइम, ठीक है? आई विल, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है? मैं कोई अपनी तारीफ करते हुए नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि दिस इज द ओनली फॉर्मेट जिसमें आपकी फिजिक्स बहुत सीक्वेंशियली चलेगी, 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम। और ये मेरा बहुत पेट फॉर्मेट है। अगर जो लोग 11th में मेरे साथ पढ़े उन्हें पता है कि हमने सेंटर ऑफ मास को ऐसे ही डिफाइन किया था। रिलेटिव वेलोसिटी याद करो, सिंगल एक्सिस, डबल एक्सिस, हर वो कॉन्सेप्ट जिसपे क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं एज अ कॉन्सेप्ट आपको लिखवा रहा हूं। अगर आप प्रॉपरली नोट्स नहीं बना रहे हो तो प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि सर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हमारा रिजल्ट बेटर नहीं आ रहा है। कोविड आज है, 2 महीने बाद इसकी फ्रिक्वेंसी फिर कम हो जाएगी। मुझे नहीं पता साल भर ये जाएगा या नहीं जाएगा, वो तो नहीं मालूम, भविष्यवाणी नहीं कर सकता मैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी कम होगी। अगर नहीं भी होगी तो हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। मैंने, कुछ लोग मेरे से ऑफिस में मिलने आए तो मैंने आपको ये भी बोला था कि आप पूरा साल ऑनलाइन पढ़ो, बस अगर आप टाइम टू टाइम अपने नोट्स मुझे फिजिकली ला के दिखा रहे हो ना, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, आप सेलेक्ट हो जाओ। नोट्स ही आपका, समझ लो महाभारत है, रामायण है, गीता है, सब वही है जो आप नोट्स बना, किताबें नहीं। तो शायद क्लास 11th में आपने उतना प्रॉपरली उन चीजों को लिखा नहीं जो मैंने समझाया। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास टाइम है 1 साल का पूरा, राइट? फिर से वही कंडीशन है, स्कूल प्रॉपरली नहीं चल रहे हैं, प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ ज्यादा टाइम लगाओ, टेक इट पॉजिटिवली, ठीक है? दैट दैट आई कैन ओनली सजेस्ट। क्योंकि ऑनलाइन से जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन की वो ये है कि हम फिजिकली आपकी नोट्स नहीं देख पाते, जो ऑफलाइन में एक फैसिलिटी होती है कि हम क्लास में टहलते हुए हम आपके नोट चेक चेक कर लेते हैं कैसे लिख रहे हैं, और हमें पता होता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो गलत। वो हमारे लिए यहाँ प्रॉब्लम है। बहुत से बच्चों की ये भी आदत है कि हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो वो सब गलत है, वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन मार्क्स, और इतनी प्रॉब्लम नहीं, वो बढ़ भी सकते हैं, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे चाहते हैं। तो अगर हम लोग वंस इन अ मंथ भी मिल रहे हैं, that would be good for you. I will guide you thoroughly. Right. So that is how we have finished the part of electrostatic force. और इसके साथ साथ में पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा हो गया है। जब मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ये तो वही है जो फोर्स में पड़ा, तो वहां फटाफट काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब जो इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, आज मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अब मैं अगर आपको बोलूं कि पूरे फिजिक्स में 11th 12th के मिला करके रोटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये है पापा, है ना? यही, अगर ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। तो यही परेशान करेगा, खूब क्वेश्चन बन के आते हैं कॉम्पिटिशन में। आईआईटी एडवांस के लिए फिक्स टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, हर साल एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा ही रहेगा, ठीक है? बहुत दिमाग लगवाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसको सिंपल बनाने की। सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अच्छा, मान लो ये कोई लड़का है, ठीक है? और आपको इसको इसको मैं डायरेक्शन लिख देता हूँ ईस्ट, ये डायरेक्शन है वेस्ट, ठीक है? ये डायरेक्शन है नॉर्थ और ये है साउथ। आपको इसको ईस्ट में धकेलना है, आप इसके पीछे खड़े हो, ठीक है? आपको इसको ईस्ट में धकेलना है, तो आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगाओगे?
स्टार्ट करो, बताओ आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कोई लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसके पीछे खड़े हो, आपको इसको धकेलना है इस डायरेक्शन में, तो आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगाओ। आप इसी डायरेक्शन में लगाओगे ना भाई, इधर धकेलना है तो इधर ही फोर्स लगाओगे, ईस्ट में ही लगाओगे फोर्स, ठीक है। आपको अगर किसी को ईस्ट में धकेलना है तो आप ईस्ट में ही फोर्स लगाओगे, राइट। हेलो, इज इट कमिंग नाउ वॉइस, इज इट प्रॉपर। अब आ रही है प्रॉपर। लेट मी चेक वॉइस इशू। नाउ इज इट कमिंग प्रॉपर। इज इट ऑडिबल नाउ। ओके, सो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगाओगे। अगर इसको आपको ईस्ट में धकेलना है तो आप ईस्ट में ही फोर्स लगाओगे। बोलोगे सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, ठीक है, अरे किसी आदमी को जिधर धकेलना उधर ही तो फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर। आपको कैसे पता इधर धकेलने से इधर ही जाएगा ये। आपको कैसे पता ये इधर धकेलने से इधर ही जाएगा। ईस्ट में धक्का मारेंगे तो वो ईस्ट में ही जाएगा, आपको कैसे पता। डेफिनेटली न्यूटन लॉ से, डेफिनेटली न्यूटन लॉ से, है ना। हमने न्यूटन लॉ पढ़ा हुआ है, तो न्यूटन लॉ से हमें पता है कि भैया इसको ईस्ट में धक्का मारेंगे तो ये ईस्ट में जाएगा, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होती है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। न्यूटन ने, बाबा ने हमको ये समझाया था। तो वही प्रॉब्लम चार्ज के साथ है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। ये नेगेटिव चार्ज है, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब जब हमें ये पता करना होता, ध्यान से सुनना, कि भाई मेरा कौन सा चार्ज किस डायरेक्शन में दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा आता है आपके सामने, एक छोटा सा बच्चा आता है आपके सामने, आपको धकेलने की कोशिश करता है, 2.5-3 साल का, 4 साल का बच्चा है, वो धकेलने की कोशिश करता है, आप एकदम टाइट खड़े हो जाते हैं, है ना। ऐसे गेम हम लोग बच्चों के साथ बहुत खेलते हैं, वो बहुत ताकत लगाता है, फिर हम उसको बोलते हैं बेटा तू अभी स्ट्रांग नहीं है ना, देख दूध पिएगा बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चा उसको सुनकर दूध खाए। वही कोई बड़ा आदमी आएगा आपको धकेलने की कोशिश करेगा, तो आप पहले पीछे देखोगे यार कोई ऐसी चीज तो नहीं जहाँ गिर के मेरे को चोट लग जाएगी। Because by the size you can imagine the force he can transfer to you, right? लेकिन चार्ज तो आपको दिख ही नहीं रहा ना सर, चार्ज तो आपको दिख ही नहीं रहा, तो चार्ज के ऊपर भी तो ये चीज एप्लीकेबल है। चार्ज आपको दिख ही नहीं रहा तो चार्ज के ऊपर भी तो ये चीज एप्लीकेबल है कि कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज कितना फोर्स किसी दूसरे चार्ज के ऊपर लगा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ओके, चलो एनीवे, तो आज की क्लास वैसे ही बेटा खत्म हो चुकी है, ठीक है। आज इवनिंग की क्लास में हम लोग मिलेंगे मैथ्स में, राइट। तो कोई बात नहीं।